सालू और अशोक जो थे वो दोनों भोपाल में रहा करते थे। एक्चुअली इन दोनों ने ही लव मैरिज की थी और जब इन दोनों ने लव मैरिज करी तो जो सालू के परिवार वाले हैं उन्होंने अशोक को पसंद नहीं किया और जो अशोक के घर वाले हैं वो उन्होंने सालू को पसंद नहीं किया। जब अशोक सालू को अपने घर लेकर गया तो घर वालों ने साफ साफ इसे अपनाने से इनकार कर दिया था और फिर मजबूरी में जो अशोक होता है इसे अपने गाँव से निकल करके किसी शहर में आना पड़ा तो ये भोपाल में आ जाता है। अशोक जो था वो 36 साल का हो चुका था और सालू 35 साल की हो चुकी थी और अब इनकी शादी को 10 साल का समय बीत चुका था, लेकिन सालू को अभी तो कोई बच्चा नहीं हुआ था, ये गर्भवती नहीं हो पाई थी। खैर काफी तंत्र मंत्र करे, काफी ओझाओं के पास गए, काफी डॉक्टर के पास गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। नतीजा के नाम जो था वो अभी नतीजे के रूप में कुछ नहीं मिला था। खैर ये चीज बातें जो वो सालू समझती थी और इधर अशोक भी अपना इलाज करवा रहा था डॉक्टर से। अब यहाँ पर जो सालू होती है जब वो अशोक के साथ भोपाल में आकर के रहने लगी, 10 साल इनको रहते हुए भी हो सके थे, तो वो किराए के मकान में रह रहे थे। तो सालू ने कहा कि हमारा खुद का मकान होना चाहिए, हम किराए के मकान में आखिर कब तक रहेंगे। चलो औलाद का तो कम से कम सुख नहीं मिला, लेकिन अपना घर हो, अपनी खुद की छत हो, तो उसका सुख तो कम से कम मुझे तुम दे सकते हो। यहाँ पर अशोक जो है वो सालू की बात मान जाता है। इसने भी कुछ पैसा जमा किया था और सालू की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अशोक जो है वो जी तोड़ मेहनत भी करने लग गया था। अशोक जो था वो बेसिकली टैक्सी चलाया करता था, जो कार होती है टूरिस्ट वाली उसको ये चलाया करता था। तो अशोक जो है वो अब क्या है कि बुकिंग ज्यादा लेने लग गया था। पहले तो अशोक का एक नियम था कि सुबह घर से निकलता था और शाम को घर आ जाया करता था, लेकिन अब वो रात की भी बुकिंग लेना शुरू कर देता है। 2023 के अंदर जो अशोक होता है वो एक जगह प्लॉट खरीद ले लेता है और प्लॉट लेने के बाद अब इसके ऊपर वो मकान बनाना चाहता था। पैसा भी इन्होंने जमा कर रखा था और जो सालू होती है वो भी अब सिलाई कढ़ाई या बच्चों को ट्यूशन बनाना, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ये सारा काम करती थी, तो ये भी पैसे जोड़ा करती थी। खैर अक्टूबर नवंबर के लगभग 2023 में ये मकान का काम शुरू करते हैं। जब ये मकान का काम शुरू हुआ तो दोनों का सपने का ये आशियाना था। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, अपने मकान को बनता हुआ देखने के लिए रोज वहां पर पहुंच जाया करते थे। फरवरी 2024 आते आते तक मकान जो थी वो 4 दीवारें खड़ी हो चुकी थी, कच्चा फर्श लग चुका था, छत ढल चुकी थी, खिड़की दरवाजे लग चुके थे, लेकिन टाइल्स लगना बाकी था और अंदर जो प्लास्टर वगैरह हुआ वो नहीं हुआ था। लाइट की जो फिटिंग थी वो भी अभी तक ओपन ही थी। जैसे मतलब ये सारी जो चीजें फिटिंग होनी थी वो अब तक नहीं हो पाई थी। अब जो सालू होती है वो कहती है कि अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जब कभी इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर इसकी फिनिशिंग का भी काम करवा लेंगे मकान के। तो फिर ये डिसाइड करके ठीक करते हैं कि ठीक है, फिर अशोक और सालू जो है इस मकान के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस तरीके से अशोक जो था वो दिन रात मेहनत करता है और जो सालू थी वो भी अपनी सिलाई कढ़ाई वाला काम वहां करती थी और ये लोग पैसे ऐसे जमा कर रहे थे। 2-4 महीने बीते हैं। जो अशोक होता है वो सालू से कहता है कि अब हमारे पास इतना पैसा हो चुका है कि इस मकान को हम अच्छे से वेल फिनिश करवा ले, इसका प्लास्टर वगैरह करा ले, रंग रोहन करवा लेते हैं, खिड़की दरवाजे और जो भी चीजें लगानी है वो लगवा लेते हैं। सालू भी इस चीज के लिए मान जाती है, लेकिन जो अशोक इतनी जद्दोजहद कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, तो या तो वो सालू को समय नहीं दे पाता था क्योंकि रात रात भर ये घर से बाहर रहता था और जब कभी ये घर पर रुकता था तो ये इतना थका हुआ होता था अपनी इस जर्नी से कि वो घर आकर के सीधे जाकर के आराम की जरूरत महसूस होती थी तो वो सो जाया करता था। सालू चाहती थी कि जो अशोक है वो उसके साथ रिलेशन बनाए, उसके साथ वो पति पत्नी वाला जो प्यार है वो रखे, लेकिन अशोक जो था वो उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी ऐसा कुछ करने की। अब जो सालू जो थी वो इसे तो तड़पा रही थी, लेकिन वो अपनी पति को कहे भी तो कहे क्या, क्योंकि वो भी समझती थी कि उसका पति जो है वो कितनी मेहनत कर रहा है उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। अब इसी तरीके से दोस्तों 2-4 महीने निकलते हैं। जून जुलाई के लगभग 2024 में ये जो मकान है वो फिर से इसका काम शुरू करते हैं और मकान का काम दोबारा से शुरू होता है, प्लास्टर वगैरह। और पीछे जो इनके मकान के इन्होंने सेट बैक छोड़ा हुआ था वो 5 फुट की जगह थी, जिसके अंदर एक छोटा सा बाग बगीचा बढ़िया लग सकता था। वो जगह जो थी वो खाली पड़ी थी। अब जो घर के अंदर मजदूर आते हैं काम करने के लिए, तो अब इतना लंबा चौड़ा काम तो था नहीं, तो इसीलिए कुछ 2-4 मजदूरों को इन्होंने काम पर रखा था। तो इसके अंदर 2 लड़के, एक तो 20 साल का होता है जिसका नाम बिट्टू होता है और एक 28 साल का लड़का होता है। ये दोनों इस घर के अंदर काम करने के लिए आते हैं। फर्श वगैरह का काम चल रहा था, दीवारों वगैरह का प्लास्टर वगैरह का काम चल रहा था और भी जो छोटा मोटा काम था वो अभी चल ही रहे थे। अब जो ये बीटू होता है, जो 20 साल का लड़का होता है दोस्तों, ये सालू को तिरछी तिरछी निगाहों से देखा करता था क्योंकि जो सालू थी वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और सालू जो थी वो कुछ इस तरीके का हरकत किया करती थी, कहीं भी कैसे भी बैठ जाया करती थी। साड़ी का पल्लू नीचे है या ऊपर है या फिर इसने सलीके से लिया हुआ या नहीं लिया है, इसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। अब गैर मर्द के सामने कोई महिला अगर इस तरीके से ओपन होकर के बैठ जाए या फिर उसको गैर मर्द को अपना थोड़ा सा वो किसी निजी अंग को प्रदर्शन करा दे तो उसकी तो नजर वहां पर टिकनी ही लाजमी है दोस्तों। और 20 साल का लड़का बीटू था, तो इसकी जो नजर थी वो सालू के ही ऊपर लगी रहती थी। सालू बीटू की नजरों को देखती है तो पहले तो वो मुंह बना करके इधर उधर हो जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो सालू होती है वो बीटू की तरफ मुस्कुरा देती है, उसकी तरफ इशारे करना शुरू कर देती है कि ना जाने इसके मन में अब क्या आया था। खैर जो बीटू था वो तो सालू की तरफ नीचे नजर टिका ही रखता था। घर के अंदर काम करा और सालू आतू जाती या फिर कुछ उठती बैठती जैसे भी, तो इसको ये आगे भी देखा और पीछे से भी देखा करता था। सालू जो थी वो समझ चुकी थी कि बीटू उसे क्या चाहता था। बीटू था तो मजदूर, लेकिन दिखने में
में वो हैंडसम था, अच्छा खासा जो लड़का था वो दिखा करता था। अब इस तरीके से सालू और जो बिट्टू होते, इनका जो भावनात्मक संबंध था वो मजबूत होता चला गया था। सालू भी समझती थी कि बिट्टू की भावनाएं क्या है, और यहाँ पर जो बिट्टू है इसे तो बस अपनी आंखें सेकने से मतलब था। समय थोड़ा आगे निकला, 2-4 दिन बीता, तो यहाँ पर सालू ने बिट्टू से हंसी मजाक करना शुरू करा। इसे चाय देने जाती तो इसका हाथ पकड़ लिया करती थी, कभी बिट्टू से उसके घर वालों के बारे में बात किया करती। तो इस तरीके से छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें इन दोनों के बीच होने लगी। अब जो ये मजदूर है, शाम की 6 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, सभी चले जाया करते थे। अब एक शाम को जब बिट्टू जाने को हुआ तो फिर सालू ने बिट्टू को रुकाया कि बिट्टू जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। बिट्टू वहां पर आता है और सालू से पूछता है कि हाँ मेम साहब बोलिए क्या काम है। तो सालू कहती है कि तुम रात को 8 बजे दोबारा आ सकते हो क्या, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ बताना मत। बिट्टू जो है वो कहता है कि हाँ जरूर आ जाऊंगा। फिर ये चला जाता है। अब ये गया और उस रात को 8 बजे के लगभग ये वापस से सालू के घर भी आ जाता है। सालू जो थी वो बेसब्री से बिट्टू का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही बिट्टू घर के अंदर आता है, सालू मेन गेट को बंद कर देती है। बिट्टू को अंदर लाने के बाद ये इससे बात करती है कि तुम दिन भर मुझे देखते रहते हो, तो आखिर देखते क्या हो। बिट्टू जो है वो झेप जाता है इस चीज को सुनने के बाद। वो डर जाता है कि कहीं सालू उससे नाराज तो नहीं होगी, कहीं उसने इस तरीके से सालू को देखा तो सालू उसको कुछ कहे ना दे, उससे ये कोई काम ना छीन ले। तो बिट्टू डर जाता है। सालू कहता है कि मैम साहब मुझसे गलती हो गई, अगर मैंने आपको गलत निगाहों से देखा और आपको बुरा लगा तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे बस काम से मत निकालिएगा, क्योंकि अगर मुझे आपने काम से निकाल दिया तो फिर मेरे पास दूसरा कोई काम भी नहीं है, और मैं तो दिहाड़ी वाला इंसान हूँ। सुबह से शाम तक काम करना, शाम को दिहाड़ी लेकर के अपना खर्चा चलाता हूँ। तो सालू यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है कि बिट्टू मैं तो तुमसे ये पूछ रही थी कि तुम मुझ में देखते क्या हो, साफ साफ बताओ जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम देखते हो, जो तुम्हारे मन में भावना है, वो तुम मेरे सामने खुल करके कह सकते हो। पर बिट्टू कैसे कह देता, किसी भी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई महिला और लड़की डायरेक्ट उसे पूछ ले कि अच्छा तेरी इच्छा क्या है, तो वो ये नहीं कह सकता है कि हाँ। यूं हरकतें तो वो खूब करता है। तो बिट्टू भी घबरा था, शायद वो समझ चुकी थी कि बिट्टू उसके सामने कुछ मुंह नहीं खुले, वो कुछ कहे नहीं। तो फिर यहाँ पर जो सालू है वो बिट्टू के बालों पर हाथ फेरना शुरू कर देती है। जब इस तरह से बिट्टू के सर पर वो हाथ फेरती है, उसके बालों को सहलाती है, तो फिर यहाँ पर बिट्टू के शरीर में भी अब तरंगे दौड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन बिट्टू फिर भी हिचकिचा रहा था, वो अपने आप में सिमट करके बैठा हुआ था। सालू बिट्टू से कहते हैं कि तू तो बच्चा ही है, तू जा, तेरे से कुछ नहीं होना है। अब बिट्टू की इच्छा तो नहीं हो रही थी सालू को छोड़कर जाने के लिए, वो तो सोच रहा था कि आज ये सारा काम कर ले, लेकिन हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अब सालू ने तो अपनी पहल कर दिया था जितनी वो कर सकती थी। अब बिट्टू जो है वो एकदम सालू का हाथ पकड़ लेता है, और जैसे ही बिट्टू सालू का हाथ पकड़ता है तो सालू बिट्टू से और चिपक कर बैठ जाती है। जब इस तरह से बिट्टू सालू से चिपक कर बैठती है तो फिर बिट्टू का भी हौसला बढ़ता जाता है। फिर ये सालू के साथ छेड़खानी शुरू करता है। सालू को भी अजीब सी आनंद की अनुभूति होने लगी, क्योंकि काफी दिनों से वो अपने पति से इस सुख को पाने में वंचित हो गई थी। उसका पति उसे ये सुख दे नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर जो सालू होती है वो बिट्टू से सारा सुख लेना चाहती थी। अब सालू ने सोचा कि छोटा लड़का इसके साथ ये सब कुछ कर भी लेगी तो ये थोड़े ना किसी को बताएगा, इसको वो थोड़ा धमका कर डरा देगी। खैर यहाँ पर जो बिट्टू और सालू होते हैं वो एक दूसरे में समाते चले गए, और थोड़ी देर में इनका खेल भी शुरू हो जाता है। अब जब इस तरीके से ये खेल शुरू हुआ, अब जो बिट्टू था वो मजदूर आदमी था, दिन भर इसे मेहनत करनी थी, तो इसका स्टेमिना भी हाई फाई था। तो यहाँ पर जो बिट्टू है वो बहुत ही ज्यादा तरीके से सालू की सारी हसरतों को वो पूरा कर देता है। अब सारी रात में बिट्टू 4-5 बार सालू के साथ ये सारा काम करता है। अब 37 साल का जो अशोक था वो तो एक बार करता और फिर वो ठंडा पड़ जाता, दोबारा तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। लेकिन 20 साल का नौजवान लड़का, इससे तो सालू ने जितनी बार उसकी इच्छा उसने कहा कि आ जाओ, तो ये भी बिल्कुल तैयार था कि जी मैम साहब अभी बोलिए। तो सालू को इससे बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति हुई। खैर सुबह होती है, बिट्टू वहां से चला जाता है। अब इस रात को ये जो काम हुआ उसके दूसरे दिन इन दोनों के तो हाव भाव ही बदल गए थे। बिट्टू का सालू को देखने का और सालू का बिट्टू को देखने का, और इन दोनों की जो बातें थी वो भी अब खुल करके होने लगी थी, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा हंस बोल रहे थे। अब जब इन दोनों की इस तरीके की बात है, इस तरीके के एक दूसरे से खुलकर बोलना, हंसना, ये सारी चीजें देखी तो रघु जो कि 28 साल का था, जो कि बिट्टू के साथ ये काम किया करता था, तो फिर इसने बिट्टू से पूछा कि आखिर ये मेम साहब जो है वो उसी इतनी अच्छी से बात क्यों करी है, इसने सलीके से क्यों बात करी है, तुझसे कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक नहीं करती है, तुझे तो वो चाय पिलाने के लिए अपने बेडरूम की तरफ ले जाती है, आखिर बात क्या है। अब यहाँ पर जो बिट्टू होता है वो रघु को कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि सालू ने इसे मना किया था। लेकिन यहाँ पर जब रघु ने उसे फोर्स किया, क्योंकि रघु समझ चुका था इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दाल में तो काला है, तो जब रघु ने फोर्स किया तो बिट्टू जो है वो अपने दोस्त से इन बातों को छुपा नहीं पाया। तो यहाँ पर जो बिट्टू है वो बड़ा ही खुश होकर के, बहुत ही ज्यादा आनंदित होकर के, वो सारी रात की जितनी भी कहानी थी, जो भी उसने सालू के साथ किया, किस तरीके से किया, कैसे उसे स्पर्श किया, कैसे सारा कुछ इसके साथ ये किया, ये सारी चीजें जितने भी वो मसाले लगा करके बता सकता था वो मसाले में लगा करके रघु को बताने लगा। अब जो रघु था इसकी आंखें में चमक आ गई, क्योंकि सालू दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब जो रघु था ये भी अब सालू को तिरछी तिरछी निगाह से देखता था। अब ये बिट्टू से कहता है यार कि मेरा भी चांस बिठा देना, अब कुछ ही दिन का तो ये काम बचा है इस घर के अंदर, उसके बाद तो हम यहाँ से चले ही जाएंगे, फिर उसके बाद ना जाने ऐसी मेम साहब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एक बार मेरे बारे में बात करना, अगर वो इतनी ही रंगीन मिजाज की है तो हो सकता है कि तू उससे बोलेगा तो वो मेरे साथ भी ये सारा काम कर ले।
तो यहाँ पर जो बिट्टू होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आज रात को वो मुझे बुलाती है तो फिर मैं उससे जरूर बात करके देखूंगा। खैर इस तरीके से अब दिन भर अपना काम करते हैं, शाम का टाइम होता है जाने का। तो यहाँ पर जो सालू होती है बिट्टू को फिर इशारा करती है कि बिट्टू याद है ना तुम्हें? बिट्टू कहता है कि हाँ मेम साहब बिल्कुल याद है। और बिट्टू ये बात सुनने के बाद चल जाता है और रात के 8 बजते हैं और 8 बजते हैं तो जो बिट्टू होता है ये वापस से आ जाता है सालू के घर पर और फिर ये दोनों जो है वो अपना वही सारा काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जब ये सारा खेल चलता रहता है तो जो रघु होता है वो खिड़की में से इन दोनों को ये सारा काम करता हुआ देख रहा था, जैसे थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे करके। अब यहाँ पर जो बिट्टू है वो सालू से कहता है कि जो मेरे साथ लड़का आता है रघु, मेम साहब उसको भी मेरे साथ ले आऊं क्या? क्या आप उसके साथ करोगी? ये बात सुनी थी कि सालू एकदम से नाराज हो जाती है। तो फिर यहाँ सालू कहती है कि ठीक है आज लास्ट है, तुम कल से अपनी शकल मुझे मत दिखाना। बिट्टू जो है वो डर जाता है, सालू से वो हाथ पढ़ने जोड़ने लग जाता है, उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन जो सालू थी अब उसको तो ये बात चुप चुकी थी कि आखिर बिट्टू ने ये क्या हरकत करी, क्या ये सारे मोहल्ले में सारे बाजार में हर किसी के साथ ही मुझे सुनाने की कोशिश करा। ये सालू जो है वो बिट्टू को वहां से निकाल देती है कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ। अब जो बिट्टू था इतना सा मुंह लेकर के बाहर निकल रहा था और रघु उस खिड़की से सारी चीज देख रहा था। और यहाँ पर जैसे ही प्राकृतिक अवस्था में रघु देख चुका था तो अब रघु से रहा नहीं जा रहा था, तो वो सालू के साथ अब सब कुछ करना चाहता था। खैर जैसे ही बिट्टू उस घर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर जो रघु है वो उसे मिल जाता है। बिट्टू उससे कहता है कि क्या हुआ? तो बिट्टू कहता है कि तेरी बात करी तो मेम साहब ने मुझे भी लात मार कर भगा दिया। बिट्टू कहता है कैसे कैसे भगा दिया, चल मेरे साथ अंदर। अब यहाँ पर रघु बिट्टू को वापस लेकर के घर के अंदर जाता है और कमरे के अंदर जो सालू होती है अब ये वैसे ही प्राकृतिक अवस्था में अपने पलंग के ऊपर लेटी हुई थी और खुद के ही शरीर को खुद ही सहला रही थी, क्योंकि अभी बिट्टू का काम पूरा नहीं हुआ था और सालू को अभी वो चीज मिली नहीं थी। तो जब उसको खुशी नहीं मिली तो फिर वो खुद के इस हाथों से खुद को ही साथ कुछ करने की कोशिश कर रही थी कि इतनी ही देर में बिट्टू और जो रघु होते हैं ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। सालू इन दोनों को एक साथ देख करके घबरा जाती है। सालू एकदम और बिट्टू और रघु को देख करके इन दोनों के ऊपर चीखती चिल्लाती है, इन्हें बाहर निकाल देना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जो बिट्टू था वो तो फिर भी बाहर जाने को हो जाता है, लेकिन जो रघु था वो सालू की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। सालू फिर डर जाती है, रघु उसके सामने न जाने क्या करने वाला था, लेकिन जो रघु था वो उसके ऊपर तो एकदम हैवान सवार हो गया था। और यहाँ पर जो रघु है वो रवि के सालू के साथ ताबड़तोड़ इस तरह की हरकत करते रहता है, इसके साथ सब कुछ कर लेता है। सालू के आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी, वो खुद को छोड़ देने की बार बार गुहार भी लगा रही थी, विनती भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो रघु है वो मानने को राजी नहीं था, ये सालू के साथ बहुत ही ज्यादा बेदर्दी के साथ ये सारा काम कर रहा था। अब वहां पर खड़ा खड़ा जो बिट्टू है इन सब चीजों को देख रहा था। अब बिट्टू जो था उसको सालू के ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है, बहुत ज्यादा तरस आने लगती है। बिट्टू को सहन नहीं हो रहा था कि जिस मालकिन ने उसे इतना प्यार उस पर लुटाया, जिस मालकिन ने उसे इतना सुख दिया है, वो उसके साथ उसका ही दोस्त जो है वो इस तरह से दरिंदगी करा है। अब जो बिट्टू है वो आगे बढ़ता है और रघु को धक्का मारता है और इसे मना करता है कि मालकिन के साथ ये सब कुछ मत करो। लेकिन जो रघु होता है वो बिट्टू को भी धमकी देता है कि तू अगर मेरे बीच में है तो मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, आज मेरा काम पूरा हो जाने दे, आज मुझे इसका सारा जो है वो जो भी इसकी चाहते वो पूरी कर लेने दे। अब जब इस तरीके की बातें और ऐसी गंदी और बहकी हुई बातें जब रघु कर रहा था तो यहाँ बिट्टू जो होता है उसका सब्र का बांध टूट जाता है और बिट्टू जो होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तो वहीं पर उसने वहां पर रखी हुई एक स्लेब होती है जो कि फर्श में लगाने वाले जो ग्रेनाइट या जो भी पत्थर लगाना था इनको, उसका स्लेब वहां पर पड़ा हुआ था। इसको ये उठाता है और पूरी ही ताकत से वो रघु के सिर पर पीछे की तरफ से दे मारता है। जैसे ही सिर रघु के सिर पर वो स्लेब लगता है पत्थर का तो वो धड़ाम से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, इसके सर से खून निकलने लग जाता है। खैर ये सारी चीजें देखने के बाद जो सारी चीज वो घबरा जाती है, वो बिट्टू से कहती है ये तुमने क्या कर दिया? तो बिट्टू कहता है कि मुझसे आपका ये रोना, इस तरह से बिलखना चीखना ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है और मुझसे सहन नहीं हो रहा था। और ये जो रघु है ये जो आपके साथ कर रहा था और जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहा था ये तो मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब सालू ने ये बात सुनी तो सालू के आंखों में खुशी के आंसू थे कि चलो जिस लड़के के साथ उसने ये सब कुछ किया था उसकी नजर में उसकी इज्जत है, वो उससे प्यार करता है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों जो रघु था वो फर्श के ऊपर बिल्कुल ही निढाल हो चुका था। ये दोनों जो थे वो घबरा चुके थे, इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, काफी ज्यादा जो है वो इसे किसी भी तरह चीजों संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि रघु जो है वो किस स्थिति में है, क्या वो सीरियस है या ठीक है, या जैसे वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और इसके मुंह पर पानी भी छिटक रहे थे। दोस्तों वो कई बार पानी की छींटे मारते हैं लेकिन रघु के शरीर में कोई हलचल ही नहीं हुई थी। जब इसकी नब्ज टोली जाती है तो पता चलता है कि जो रघु है इसकी मौत हो चुकी है। अब रघु की मौत हो गई तो ये दोनों घबरा गए कि क्या करें। तो इन्होंने क्या करा है कि जो पीछे की तरफ जिन्हें सेटबैक छोड़ा होता है 5 फुट का बगीचा लगाने के लिए घर के पीछे, बिट्टू जल्दी से वहां पर फावड़ा और रेती से गड्ढा खोदना शुरू करता है, खड्डा खोदता है और फिर ये 1.5-2 घंटे के अंदर वहां पर 5 से 6 फुट गहरा खड्डा खोदते वो उस गड्ढे के अंदर रघु जो होता है उसके शव को डाल दिया जाता है और फिर उस शव को अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल के पूरी जमीन जो है वो लेवल की कर दी जाती है। खैर उस रात को इतनी गहमा गहमी भी हो चुकी थी, अब जो सालू थी उसे रात भर नींद नहीं आई। अब बिट्टू जो है वो जल्दी से भी अपने घर चला जाता है। सुबह जैसे काम पर मजदूर आते हैं वैसे जो बिट्टू होता है और अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर आता है और ये स्कूल काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उस दिन जब रघु नहीं आया तो साथ के जितने भी साथी थे ये कहते हैं कि यार आज रघु नजर नहीं आया, रघु कहाँ गया कहाँ?
और यहाँ पर वो काम पर भी नहीं है। 2-4 दिन इस तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन रघु का कुछ भी अता पता नहीं चलता। जो ये साथी संगति थे ये सोचते थे कि शायद रघु को कहीं और कोई काम मिल गया होगा, तो ये वहीं पर काम करने चला गया होगा, आज नहीं तो 10-15 दिन में वापस आ ही जाएगा। तो अब ये मामला इस तरह से ठंडा पड़ गया था। खैर सालू और अशोक का जो ये मकान था ये वेल फिनिश्ड हो चुका था और इसके अंदर ये अच्छे से रह रहे भी थे। लेकिन हर रात को सालू के सपने में रघु आ जाया करता था, कभी बिट्टू आ जाया करता था, तो ये डर जाया करती थी। आधी रात को एकदम से इसकी नींद खुल जाती थी तो ये उठ के बैठ जाया करती थी। अशोक इससे पूछता था हुआ क्या, तुम इतनी घबरा क्यों हुई हो, लेकिन सालू कहे तो कहे क्या, वो इस चीज को टाल जाया करती थी। और जब अशोक कभी रात को घर नहीं आता था, जैसे कि टैक्सी चलाने चला गया, तो सालू को उस घर में रहते हुए डर लगता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे अभी रघु की आत्मा निकल करके वहां पर आ जाएगी और सालू का गला दबा करके उसकी जान ले लेगी। सालू जो थी वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबरा रही थी, डर रही थी। और इसका ये डर जो घबराहट था वो 2-4 महीने में तो ऐसा हो गया कि सालू पागलों की तरह हरकत करने लगी, अपने घर के अंदर जाने से डरने लगी, घर के बाहर ही बैठी रहती थी, रात को भी घर के बाहर ही बैठी रहती थी। इसे आसपास के लोग कहते थे कि अपने घर में जाओ, आराम से पलंग के ऊपर बिस्तर पर जाकर के सो। तो अंदर जाने से डरती थी, मना कर देती थी कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वो मुझे मार देगा। जब इस तरीके की बातें करती थी कि वो मुझे मार डालेगा, वो मेरा गला दबा देगा, वो मेरे साथ गलत काम कर देगा, तो आसपास के लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि शायद ये पागल हो गई है। खैर जब अशोक ने भी देखा कि उसकी पत्नी जो सालू है उसकी इस तरीके की मानसिक हालत बिगड़ चुकी है, डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जो है वो उसे नींद की दवाइयां वगैरह दे करके भेज दिया करते हैं। खैर 2-4 महीने सालू का इस तरीके से इलाज चलता है, लेकिन उसकी हालत में कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं पड़ा था। कई सारे इस तरह के ओझा जो कि भूत प्रेत भगाते हैं उनके पास भी सालू को लेकर गया, लेकिन सालू में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। सालू जो थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। अब यहाँ पर अशोक जो था वो भी इसी से परेशान हो गया था। अशोक ने सोचा कि ये मां नहीं बन पाई तो शायद इसी वजह से इसे डिप्रेशन हो गया और इसी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। अशोक इसकी बहुत ज्यादा देखरेख करने लगा, इसने अपने काम पर जाना भी बंद कर दिया था। तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी सालू के पास आकर बैठे गए थे इसकी देखरेख के लिए। और जब इस तरीके से ये देखरेख करते थे तो सालू को सांत्वना दिया करते थे, इसे दिलासा दिया करते थे, इसे समझाया करते थे घर के अंदर कोई आत्मा नहीं है, इस तरह की कोई प्रेत आत्मा नहीं होती है, तुम डरती क्यों हो, तुम जो है रिलैक्स रहा करो और खुश रहा करो। लेकिन जो सालू है उसके मन में खुशी कहां से आने वाली थी, क्योंकि जो वो काम कर चुकी थी, जो उसने दहसियत देखा है, जो उसने घर के अंदर दफन किया हुआ है, वो दिल और दिमाग से निकलने वाला तो था ही नहीं। खैर जो अशोक है वो सालू से काफी पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि घर के अंदर कोई भूत प्रेत है, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया है। सालू से जब इस तरीके से पूछा जाता है तो सालू जो थी वो पूरे होश हवास में थी नहीं। तो जो सालू होती है पास पड़ोस के लोग भी वही थे, अशोक भी वही था, और सालू जो है वो अपने मुंह से उस रात का सारा घटनाक्रम जो है वो बयां कर देती है। जब सालू सारे घटनाक्रम के बारे में इन सबको बताती है तो अशोक भी सन्न रह जाता है कि उसके ही घर में किसी की लाश दफन है। और यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग इस चीज को सुनते हैं तो वो भी इधर उधर कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। खैर अब जब मुंह से बात निकल गई और सभी को पता लगी गई तो फिर ये बात पुलिस थाने पहुंच जाती है। पुलिस वालों को सूचना दी जाती है कि इस घर के अंदर किसी का शव दफनाया गया और इन्होंने किसी लड़के का कत्ल किया हुआ है। जब पुलिस वहां पर आती है और उस जगह को जब खुदवाया जाता है तो फिर उसके अंदर से शव का कंकाल निकल के आता है। जब वो कंकाल सामने आए तो फिर उसके बारे में पता लगाया जाता है, मजदूरों से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ये रघु है, और रघु जो है वो इनके ही घर में काम करते हुए लापता हो गया। जब इसका डीएनए वगैरह चेक किया जाता है, रघु के घर वालों से मैच करवाया जाता है तो वो मैच हो जाता है, तो फिर ये पुष्टि हो जाती है कि ये रघु का ही शव है। अब यहाँ पर सालू से पूछताछ की जाती है, हालांकि जो इसकी दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी और इसीलिए जो सालू से पूछताछ हुई वो किसी साइकेट्रिस्ट के द्वारा ही की गई थी। और दूसरा जो बिट्टू होता है पुलिस इसे पकड़ करके ले जाती है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये पूरा अपना जो भी उस दिन उस रात का जो भी घटनाक्रम था वो पुलिस को बता देता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। खैर यहाँ पर ये पुष्टि हो चुकी थी कि जो ये रघु है इसका कत्ल बिट्टू ने किया है। सालू तो बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने किसी भी तरह से रघु के ऊपर ना तो हमला किया और ना ही उसकी मौत में ये कहीं से भी जिम्मेदार थी, लेकिन हमला बिट्टू ने किया था। खैर बिट्टू को रघु के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और जो सालू होती है इसका डॉक्टर से इलाज करवाकर अशोक के साथ भेज दिया जाता है। 2024 का ये सारा घटनाक्रम है, अब 2026 चला है। सालू की जो मानसिक स्थिति है दोस्तों वो आज भी वैसी की ही वैसी है, उसे हर चीज से डर लगता है। वो किसी भी घर के अंदर घुसती है तो उसे यही डर लगता है कि रघु की आत्मा जो है वो उसका गला दबा देगी, उसके साथ वो दोबारा दुराचार कर लेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों इस पूरी कहानी सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।